हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर हाजिर हूं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें कि हम 125 सवालों को देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और आप सभी के अभ्यास के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं, जो पहला सवाल है कि कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है: उलटफेर, थकावट, चमक क्लेश, चमक थकावट, थकावट चमक। तो कांति माने क्या होता है? चमक। क्लांति मतलब थकावट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, तबेले की बला बंदर के सिर पर लोकोक्ति का सही अर्थ है। जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध कोई करे पकड़ा जाए कोई और, अवसर चुकने पर पछताना व्यर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, कि अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। ठीक है, तो ये लोकोक्ति, ज़्यादातर लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग लोक जीवन में होता है, अपने लोक व्यवहार में होता है। उसी का एक सुंदर यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया है इस प्रश्न के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करें तो लिखा है कि भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य। इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त वाक्य। ठीक, देख रहे हैं यहाँ पर जो किंतु शब्द लगा हुआ है, ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, इस हिसाब से व्याकरण के दृष्टिकोण से ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पूज्यनी, पूजनी, पूजनी, पूजनीय। मतलब आपको पूजनीय बताना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है लगातार। इसका जो सही जवाब है वो है सी। जब पूज्य लिखा रहता तो आधा ज होता, लेकिन जब पूरा बोला जा रहा है पूजनीय तो इसमें कंप्लीट ज रहता है। यही परीक्षार्थियों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, समष्टि का विलोमार्थी शब्द क्या है? विशिष्ट, व्यष्टि, अशिष्ट, अपुष्टि। तो इसका जो सही जवाब है वो है व्यष्टि। ठीक, जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे और उसमें प्रयोगवाद पढ़ेंगे तो इसमें लिखा रहता है कि इसकी एक विशेषता होती है कि व्यष्टि और समष्टि का द्वंद्व। तो व्यष्टि मतलब व्यक्ति, समष्टि मतलब समाज। एक तरीके से सामान्य रूप से इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, तर्कश का पर्यायवाची शब्द है। तीर, धनुष, प्रतिंचा, निसंग। इसका जो सही जवाब है वो है निसंग। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश के बारे में पूछ रहा है, किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरबी भाषा का शब्द है सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 8, क्रियदंत और तद्धति किसके भेद हैं? पदबंध, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये प्रत्यय के भेद हैं। कई बार इनके साथ लगा भी रहता है कि कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, लेकिन देखिए कैसे प्रश्न बना हुआ है कि अलग कर दिया और पूछ रहा है कि किसके भेद हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लंबोदर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का, कर्मधारय समास का। तो लंबोदर गणेश का पर्यायवाची है, मतलब जिसका पेट लंबा हो, बड़ा हो, लंबोदर कहलाता है। तो ये क्या हो गया? एक अन्य अर्थ यहाँ पर आ रहा है, तो इस हिसाब से ये बहुब्रीहि समास हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? दशानन, यथेक्षा, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचप, 24, चतुर्भुज, प्रत्यक्ष। तो इसमें 2-2 उदाहरण दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें कि दोनों द्विगु समास के अंतर्गत आ रहे हों। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जिसमें कि सप्ताह भी है और शताब्दी भी है। क्वेश्चन नंबर 11, नवैश्वर्य का संधि विच्छेद है। नव ऐश्वर्य, नवैश्वर्य, नव ऐश्वर्य, नवैश्वर्य। मतलब कि इस शब्द को तोड़कर एक ही टाइप के शब्दों को अलग अलग किया गया है, लेकिन इसमें सही संधि विच्छेद
बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, नव ऐश्वर्य। ध्यान में रखिए कि आई यहाँ पर होता है, ए नहीं होता है, वही चीज़ बताना है। देख रहे हैं दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐश्वर्य शब्द कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। ये भी हमारे प्रैक्टिस सेट में एक तरीके से दोबारा सवाल आ गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बनावट। क्वेश्चन नंबर 13, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो दासत्व किस तरीके की संज्ञा है? इसका जो सही जवाब है वो है भाववाचक संज्ञा। दास अगर रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन इसमें जब तो उपसर्ग लग गया है तो ये भाववाचक संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संज्ञावाचक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा जो शब्द यहाँ पर थोड़ा आया हुआ है, थोड़ी चाय दो, वो एक परिमाण को बता रहा है, जिसमें कि कोई हो गया, कुछ हो गया, इस तरीके से अनिश्चय टाइप की स्थिति बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, परिमाण को बताया जा रहा है, जबकि जब क्लियर रहता है 1 2 3 4 तो ये संख्यावाचक हो जाता है, इसलिए सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। क्या होगा? मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो एक तरीके से इन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शंस बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक है। क्वेश्चन 16, वर्ष से ध्वनियों के उच्चारण हैं। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक होठों को स्पर्श करती हैं। तो एक तरीके से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ष ध्वनियों को बताना है कि सही ऑप्शन इसमें कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, ध्वनि की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, वो वर्ष ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिसमें कि न कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? न आ जाती है, स आ जाती है, आ जाता है र, ल। ये 4 तरीके की जो ध्वनियाँ हैं ये वर्ष ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये राजभाषा से संबंधित प्रश्न है और पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप जानते हैं कि 343 से 351 के बीच राजभाषा का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान किया गया है। उसमें अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग बात कही गई है। तो राजभाषा आयोग को गठन करने का जो भी निर्णय लिया गया था वो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रजभाषा। ये एक बार DSSB के एग्जाम में भी सवाल आया हुआ था। कई बार सवाल आ जाता है कि अंतर्वेदी किसका दूसरा नाम है, तो आंसर होगा ब्रजभाषा का। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान में अंकों के किस रूप को स्वीकार किया गया है? भारतीय अंकों को, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उपयुक्त सभी को। तो जब आप 343 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया गया है किस तरीके की अंकों को की बात कही गई है। तो उसमें है इसका सही जो आंसर होगा वो बी होगा कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय, मतलब कि 1 2 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सरसोनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो ये तो UPSC मॉडल पे पूरा सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन चारों ऑप्शंस के आधार पे फिर से सही कोड इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो है पहला तो
सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन दिया है। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, तंत्रिनाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहा में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार पूछा है, ऑप्शन दिया है उपमा, विरोधाभास, दृष्टांत, रूपक। तो इसका जो सही आंसर होगा विरोधाभास होगा, क्योंकि इसमें जहाँ विरोध रहने पर भी विरोध का आभास नहीं हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जगत जान्यो जी सकलु सो हरि जान्यो नाही ज्यों आँखिन सब देखियो आँखी न देखी जाए। उक्त दोहा में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन दिया है दृष्टांत, उदाहरण, उपमा, प्रति वस्तु उपमा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है उदाहरण। यहाँ पर ज्यों शब्द जो आया है वो जब उदाहरण अलंकार होता है तो उसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान रखें यहाँ पर कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि ज्यों कहीं उपमा अलंकार तो नहीं हो गया, या फिर जनु शब्द होता है, जनु जानो मनु मानो, तो वो नहीं। यहाँ पर जो पहला ऊपर वाक्य दिया गया है, दूसरा उदाहरण के रूप में पेश किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। ये कबीर का दोहा है और इसमें अलंकार पूछा जा रहा है। कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, यमक, उपमा। तो इसका जो सही जवाब है वो है यमक अलंकार। ठीक। सतगुरु की महिमा अनंत, देख रहे हैं अनंत और अनंत 2 बार आया हुआ है। ठीक है, बल्कि 3 बार आ गया है और इसका 4 बार भी आ गया है। तो इसका अलग अलग अर्थ यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। 24, अमिय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत राधा जू के वदन अस चंद उदित के ही होत। उदाहरण में अलंकार है रूपक, उपमा, प्रतीप, भ्रांतिमान। इसका जो सही जवाब है वो है प्रतीप अलंकार, जो कि जस्ट उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अवधि का निजी छंद है। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बरवय, कवित, रोला, छप्पय। तो अवधि का जो निजी छंद है उसको कहा जाता है बरवय। क्वेश्चन नंबर 26, भू में रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, छा गई कुबकुब कुकुब में अमिता सिताब, उत्फुल्ल सी प्रकृति सी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है। अब इसको तो पूरा आपको गिनना पड़ेगा, तभी इसका आंसर ठीक से क्लियर हो पाएगा। छंद से संबंधित मैंने एक वीडियो लेक्चर प्ले लिस्ट में अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनली पारंपरिक ढंग से छंद पूछे जाते हैं वो इसमें नहीं पूछा गया, बल्कि ये संस्कृत के जो अंदर के एकदम छंद होते हैं उस पर आधारित सवाल पूछ दिया गया है। इसका जो सही जवाब है वो है वसंत तिलका। तो बहुत ही कम इस तरीके से छंद पूछे जाते हैं, यहाँ पर आ गया प्रैक्टिस सेट में। तो एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिएगा संस्कृत के जो छंद हैं उन पर भी। लेकिन सामान्य रूप से दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला यही सब पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आगे। क्वेश्चन नंबर 27, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? आप जानते हैं कि रस निष्पत्ति पर 4 आचार्यों ने अलग अलग तरीके से समीक्षा की थी, तो अभिव्यक्तिवाद उसमें से एक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अभिनव गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। तो इसमें जो आंसर पूछा गया है कि वाच्यार्थ, वाच्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है, फिर व्यंग्यार्थ होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अभिधा। अभिधा में वाच्यार्थ, व्यंजना में व्यंग्यार्थ और लक्षणा में लक्ष्यार्थ। तो इसको बताना इजी है। और शब्द शक्तियों पर भी एक वीडियो लेक्चर बना हुआ है, तो उसे आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी।
क्वेश्चन नंबर 29, धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है? वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकी संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो ये धर्मवीर भारती के बारे में कौन सा इसमें कथन सही नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें 3 सही हैं और 1 गलत है। तो जो पहला ऑप्शन से वही है कि वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? यूरोपीय, भारतीय, ब्रिटिश, रूसी। तो नॉर्मली तो ये पूछ लिया जाता है कि अभिव्यंजनावाद किसका है, या फिर भारतीय काव्य शास्त्र में अभिव्यंजनावाद की तुलना किस संप्रदाय से की जाती है? वक्रोक्ति से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि क्षेत्र के हिसाब से पूछ लिया गया है, तो एक तरीके से नया प्रश्न है। इसका सही जवाब है यूरोपी। अगला क्वेश्चन है कि को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति है? शाब्दी व्यंजना, आर्थी व्यंजना, अभिधा, लक्षणा। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके ऊपर का भी दोहा दे दिया जाता है श्लोक, लेकिन इसको नीचे का काट करके दे दिया गया है इस प्रश्न में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है शाब्दी व्यंजना। क्वेश्चन नंबर 32, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो इसमें ऑप्शन दिया अर्नाल्ड, जॉनसन, लोंजाइनस, सार्त्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है लोंजाइनस। जहाँ भी औदात्य इत्यादि की बात आए तो तुरंत बेहिचक उसका आंसर जो होगा वो लोंजाइनस होगा। इन्होंने उदात्त सिद्धांत दिया हुआ था। तो ध्यान रखिए कि यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं है, लेकिन कई बार सवाल घूम फिर के पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? दंडी, क्षेमेंद्र, केशव मिश्र, धनंजय। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हुआ है क्षेमेंद्र, जिन्होंने कि औचित्य संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। और कवि कंठाभरण नाम से इन्होंने लिखा भी है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लेखक हैं? तो सही आंसर है उदय नारायण तिवारी। प्रगति और परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शंस के हिसाब से जो सही आंसर है वो है रामविलास शर्मा। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है? निबंध के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है? अब इसमें 4 कहानियाँ दिया हुआ है, उनके द्वारा जो रचित कहानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इसमें राजा निर्बंसिया। और सब जो कहानियाँ वो सब मोहन राकेश इत्यादि की भी कुछ कहानियाँ इसमें दी गई हैं, ठीक है। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह है शिव प्रसाद सिंह की। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका जो सही जवाब वो है पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, दामुल का कैदी के लेखक हैं? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, यशपाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है दामुल का कैदी कहानी है, उसके लेखक हैं प्रेमचंद। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले कौन से कहानीकार थे? सवाल को बहुत लंबा चौड़ा कर दिया है, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका जो सही जवाब है चंद्रधर शर्मा कुलेरी। उसने कहा था, ठीक है, 3 कहानियाँ उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। यही 3 कहानियाँ इन्होंने लिखा, और उसमें भी जो उसने कहा था सबसे कालजयी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 43, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? अकेली, मैकू, पंचलाइट, शरणदाता। तो ये भी एक तरीके से नया सवाल है, और पूछा जा रहा है कि सोमा बुआ किस कहानी की पात्र हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है अकेली। अकेली कहानी जो है ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 44, यथार्थवादी उपन्यासों में से किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? यथार्थवादी उपन्यासों में परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित, रूप केंद्रित। तो इसका जो सही जवाब है वो है वस्तु केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 45,
मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका हैं, लेखिकाओं का नाम दिया है, इसमें सही जवाब है मृदुला गर्ग। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद की प्रेमचंद का किस उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है? गबन, मंगलसूत्र, गोदान, रंगभूमि। तो इसका जो सही जवाब है वो है रंगभूमि, जिसका कि जो मुख्य पात्र है सूरदास। कई बार ये भी एग्जाम में आ जाता है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो है औद्योगिक विषय वस्तु, इसी औद्योगिक को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 48, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही जवाब है राही मासूम राजा। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार हैं? ऑप्शन दिया गया है 4, सही जवाब है रणेंद्र। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो आप जानते हैं कि 4 ऑप्शन दिया, उसमें मंगलसूत्र जो उपन्यास है, ये 4 उपन्यास प्रेमचंद के, इसमें मंगलसूत्र जो है अधूरा है। क्वेश्चन नंबर 51, लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। लालचीन उपन्यास के लेखक जो हैं, इसका सही जवाब है लाला सीताराम। ठीक है, सॉरी, लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम है ब्रजनंदन सहाय। क्वेश्चन नंबर 52, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? अब 4 उपन्यास दिए गए, उनके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? पहला सुनीता हरीश, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरबंस, दादा कामरेड में रेखा हरिप्रसन्न, नदी के द्वीप में शैला भुवन। तो इसमें सही युग्म कौन सा है वो बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 53, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? तो आधा गांव जो कि राही मासूम रजा की रचना है और ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 54, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन सा लेखक नहीं है? भारतेंदु मंडल में जो भी लेखक शामिल हैं, इसमें से कौन सा लेखक नहीं है? जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका जो सही जवाब वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे, बाकी जितने भी हैं वो सब हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 55, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन वाक्य गलत है? इनमें गुप्त साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है, स्कंदगुप्त के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इसकी गणना की जाती है, इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। तो गलत बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है बी है कि स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये गलत हुआ, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 56, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, श्रीनारायण लाल, जयशंकर प्रसाद। तो ऐतिहासिक नाटक लिखने में जयशंकर प्रसाद का प्रमुख रूप से नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इसका जो सही जवाब है वो है ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? मोहन राकेश कृत इसमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है रक्त कमल। बाकी जो 3 इनके भी महत्वपूर्ण नाटक हैं यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था? कौन किया था? इसका जो सही आंसर है वो है राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 60, चौपट चपेट और मयक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्ता स्वयंवर। ये श्री लाला श्री निवास का नाटक है और बाकी जो है भारतेंदु का है। क्वेश्चन नंबर 62, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इस पर मैंने चर्चा भी की है और इसका सही जवाब है ए। जूठन के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। बलदेव खटिक किसकी कविता है? बलदेव खटिक किसकी कविता है? इसका जो सही जवाब है वो है
बी लीलाधर जुगुड़ी। और इनसे संबंधित एक और सवाल आता है कि नाटक जारी है, ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि किसकी कविता है, ये भी लीलाधर जुगुड़ी की ही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुखी मध्यवर्गीय समाज के जीवन उसमें चित्रण है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। तो इसमें असत्य कथन के बारे में बताना है, तो जो सही आंसर है मतलब असत्य है वो है डी। क्या विकसित रूप माना जाता है, यहाँ पर लिखा कि नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? नागार्जुन, अज्ञे, मुक्तिबोध, भारत भूषण, अग्रवाल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नागार्जुन। बाकी ये लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोगवाद से जुड़े हुए हैं। इसमें जो मुक्तिबोध हैं ये प्रगतिवाद से भी हैं, प्रयोगवाद से भी हैं और नई कविता से भी हैं, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कभी पूछे कि मुक्तिबोध का संबंध किससे है तो इन तीनों प्रवृत्तियों से बताना पड़ेगा, तीनों कालखंड में रहे हैं। साखी किसका संकलन है ये पूछा है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 68, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो सप्तक पे काफ़ी मैंने विस्तार से चर्चा किया था और फार्मूला के आधार पर भी बताने की कोशिश की थी। तो ये किस सप्तक से हैं? दूसरा सप्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रियंवद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित है? प्रियंवद क्या है? ये पात्र हैं और किस कविता से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। तो सबसे बड़ी विशेषता कौन सा है ये बताना है, तो इसका जो सही जवाब है दर्शन से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 71, फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? तो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही जवाब होगा सी। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति से संबंधित है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित इसमें सवाल आ गया, इसका जो सही जवाब है वो है कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 73, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता, समकालीन कविता। सही जवाब है प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 74, युगधारा के रचयिता हैं? युगधारा के रचयिता हैं, इसका जो सही जवाब है नागार्जुन, ठीक है। और इसी में एक केदारनाथ अग्रवाल का नाम दिया, तो इनकी रचना का नाम है युग की गंगा। ये कई बार सवाल पूछ देता है और देखिए ऑप्शन में दोनों दिया है, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा, प्रश्न तो जो है वो है ही। क्वेश्चन नंबर 75, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? मुक्तक काव्य, लंबी कविता, अकविता, हाइकू। क्या है राम की शक्ति पूजा? लंबी कविता के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 76, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता, चमत्कार। तो ये जयशंकर प्रसाद की कविताओं में किस तरीके की प्रवृत्ति मिलती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अभिव्यंजना, और एक छायावाद की खास विशेषता भी है ये। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसका जो सही जवाब है वो है छायावाद। क्वेश्चन नंबर 78, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं हिंदी में उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो रोमांटिसिज्म को हिंदी में क्या कहेंगे ये सवाल पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो है छायावाद। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है, ये एक रचना है, उसके भूमिका में इस चीज़ को रखा गया है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कामायनी की भूमिका में इसका जिक्र किया है जल प्लावन का, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ में है ये घटना। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 80, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। ये भी एक तरीके से क्रिएटिव सवाल है और इसका जो सही जवाब है वो है रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर।
ठीक है, कई बार लोग इसको गाते भी हैं और याद रखते हैं। तो एक तरीके से र से किसी भी कविता की शुरुआत बहुत रेयर केस में होती है, ये भी कहा जाता है राम की शक्ति पूजा को लेकर। क्वेश्चन नंबर 81, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित प्रश्न आ गया और उनका जो पहला प्रकाशित संग्रह था वो है कुमकुम। क्वेश्चन नंबर 82, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्रों को निम्न पुस्तकों में प्रतिष्ठित किया है। तो सही जवाब है साकेत। आप जानते हैं साकेत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अयोध्या। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। और कितने सर्गों में है? 12 सर्गों में है। 9वां सर्ग जो इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि उर्मिला के विरह का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 83, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। तो इसमें जो सही जवाब है वो है भ्रमरदूत। भ्रमरदूत जो है सत्यनारायण कवि रत्न एक कवि हैं उनकी है, और बाकी सब जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। क्वेश्चन नंबर 84, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी कौन इस पंक्ति के लेखक हैं? एक तरीके से ये कथन है और पूछा जा रहा है कि किसने कहा है। तो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसमें जो सही ऑप्शंस है वो है रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा था। क्वेश्चन नंबर 85, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? ये भी एक तरीके से रिपीटेड सवाल है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतेंदु युग। क्वेश्चन नंबर 86, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित से रीतिकालीन कवियों का अनुक्रम क्या है? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आजकल ज़्यादा ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सही अनुक्रम क्या है वो पूछा जा रहा है। बिहारी, मतिराम, घनानंद, पद्माकर, इन लोगों का नाम दिया है और उनके जन्म क्रम के हिसाब से पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि बिहारी का जो जन्म हुआ था वो 1595 ईस्वी में, मतिराम का 1617, ध्यान में रखिए, घनानंद का 1689, ठीक है, और जो पद्माकर हैं ये सबसे आखिरी में थे 1753। तो इसमें जो सही ऑप्शंस होगा वो ऑप्शंस है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। निम्न में से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? तो इसमें आप देख रहे हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नाम जो आ रहा है सेनापति। बरवे नायिका भेद किसकी रचना है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है रहीम। क्वेश्चन नंबर 90, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एक तरीके से दोहरा कर आया हुआ है। सही जवाब है भूषण। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है भूषण। सूरदास को पुष्टमार्ग का जहाज किसने कहा था? इसका जो सही जवाब है इसमें वो है विट्ठल नाथ ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 93, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन और नीति। तो इस ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है बरवे साहित्य लहरी में है नायिका भेद। ठीक है, इसको इसमें कहा जाता है कि कूट पद भी पाए जाते हैं। कूट पद, इससे भी संबंधित सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान प्यारो पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो शुक्ल जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है। जब आप भ्रमरगीत सार की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें इस भाव की चर्चा की गई है। और एक भाव इन्होंने एक चकपकाहट नाम के भाव के बारे में भी चर्चा किया है रामचंद्र शुक्ल ने, तो वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत जे अन तुलहा है, ताको सहे सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है। ठीक है, ये लाइन दिया हुआ है
और इसमें पूछ रहा है कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। थोड़ा सा लंबा सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया, तीसरी पंक्ति पहले देख लेते हैं, 1 2 3। तीसरी पंक्ति जो है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागंवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागंवार हैं, जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग हैं, ठीक। तो इसमें फिर कोड दिया हुआ है और सही जवाब इसका पूछ रहा है कि कौन सा होगा। तो कोड के हिसाब से इसका जो सही जवाब है वो है बी, ठीक है। अब कैसे बी सही है, ए और बी सही ऑप्शन इसमें माना जा रहा है, मतलब कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है। और दूसरा ऑप्शन जो है वो है बी, वे स्वयं महागंवार हैं। मतलब यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार की व्युत्पत्ति हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सही जवाब है तुलसीदास। आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति के रचयिता कौन है। ये पंक्ति लोक जीवन में काफ़ी गाई जाती है और इस प्रश्न में पूछ रहा है कि रचयिता कौन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, रामानंद ने इस पंक्ति को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 98, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं। तो इसका सही जवाब है 4। क्वेश्चन नंबर 99, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है। रतन सेन किसका प्रतीक है पद्मावत में। तो सही जवाब है मन का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो कई रचनाएं दिया हुआ है, इसमें चित्रावली नहीं है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है कबीरदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बस समानी, किसकी काव्य पंक्ति है। तो ये है रैदास की। क्वेश्चन नंबर 103, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, किस आलोचक का कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ वो दिया है संप्रदाय और दूसरी तरफ जो उनके संस्थापक हैं, द्वैत, द्वैतावाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। एक तरीके से ये यूजीसी नेट के हिसाब पे प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है मिला लेते हैं हम, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन किस विद्वान का है। तो सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 106, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं, यह किसका कथन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और सही बात है कि तुलसीदास कबीरदास के बाद रहीम ही ऐसे कवि हैं जिनके दोहों को लोग बात बात में बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है रामचंद्र शुक्ल। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, ये क्या है, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 108, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस पर माना जाता है, ठीक। तो ये भी एक कथन है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, जिनको लोग लगाकर विद्यापति को श्रृंगारी या फिर भक्त मान लेते हैं, ठीक है। ये एक शुक्ल जी का कथन है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ए होगा, विद्यापति के संदर्भ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही जवाब है वो है डिंगल पिंगल। अच्छा, यहाँ पर डिंगल और पिंगल, डिंगल जो है ये अपभ्रंश प्लस राजस्थानी है और पिंगल जो है ब्रज भाषा प्लस राजस्थानी है, ठीक है। तो AR BR याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 है कि
पांडव चरित पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं? कि सही जवाब है शालिभद्र सूरी। मैथिली का प्राचीनतम उदाहरण ग्रंथ है, तो इसका अभी सही जवाब है वर्ण रत्नाकर। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? सही जवाब है रावरवेल। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? दो तरीके के रचयिता हैं, जयमयंक मतलब रचनाएं हैं, जयमयंक जस चंद्रिका, ठीक है, और जयप्रकाश करके एक रचना है, जयचंद्र जयप्रकाश, या फिर जयचंद्र प्रकाश नाम है उसका। तो इन दोनों को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसके रचयिता कौन है। तो 114 का जो सही जवाब है वो मधुकर कवि है, जबकि जयचंद्र प्रकाश के हैं भट्ट केदार। देखिए दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115, संदेश रासक के रचयिता हैं? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद। इसका जो सही जवाब है वो है संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 116, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? इसको आपको बूझना है। इसका कहा जाता है पहेलियों को बूझा जाता है। तो इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। तो इसमें जो सही जवाब है इसका वो है कुआं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? आदिकाल से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी। जो क्वेश्चन नंबर 118, आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है परमाल रासो, जगनिक इसके रचयिता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है का सही जवाब है डिंगल। अभी आपने ऊपर देखा कि जो भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए, तो डिंगल पिंगल लिखा था, और तो ये जो पृथ्वीराज रासो है वो डिंगल में है, ऑप्शन में पिंगल भी दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपभ्रंश है और प्लस राजस्थानी है, इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आता है। जो राजस्थान के लोग होंगे उनको कई शब्द बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते होंगे पृथ्वीराज रासो के। क्वेश्चन नंबर 120, नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में से कौन है? ठीक है, प्रामाणिक किसने माना है? बहुत सारे लोगों ने तो अप्रामाणिक माना है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि इसको प्रामाणिक ग्रंथ माने हैं। तो इसमें सही जवाब है कर्नल टाड, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 121, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? संस्कृत निष्ठ का। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी। बाकी विवाद इन्हीं दोनों में ज़्यादा था और बाकी लोग तो बीच में ऐसे ही ऑप्शंस के रूप में आ गए हैं। ये बोल रहे थे कि आम फहम की भाषा होनी चाहिए और ये कह रहे थे कि संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए। बीच में आ गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो उन्होंने मिलकर कहा कि बीच का रास्ता निकाला और कहा कि 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से पुकारा है? आधुनिक काल को किस अन्य नाम से उन्होंने पुकारा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, उन्होंने गद्य काल कहा था इसे। क्वेश्चन नंबर 123, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं? तो सही जवाब है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, हिंदी साहित्य में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? तो ऑप्शन दिया है, एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन दिया, विभिन्न युगों की आंतरिक और वायु परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौलिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो इसका जो सही जवाब हुआ है बी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं। आलोचनात्मक इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो राम कुमार वर्मा, आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और ये जो इतिहास है केवल भक्ति काल तक ही सीमित है।
तो इस तरीके से हमने कुल 125 सवालों को हल किया। उम्मीद है कि बहुत सारे नए प्रश्न आपके सामने आए होंगे और कई प्रश्न पुनरावृत्ति के रूप में रहे होंगे और कई प्रश्नों को आपको कैसे हल करना चाहिए उसका पता चला होगा। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए कैसा लगा। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।